दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपने अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा ई लर्निंग सावर पर। दोस्तों आज जो हम जिला लेंगे वो है बारां। बारां जिले के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। बारां के अगर अपन नाम देखें तो इसको वराह नगरी कहते हैं। इसके अलावा इसको हाड़ौती का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं, पूर्वी प्रवेश द्वार। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इसको मसाला नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसाला नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बारां के अपने को 3 उपनाम मिलते हैं। पहला वराह नगरी, हाड़ौती का पूर्वी प्रवेश द्वार और इसके अलावा मसाला नगरी। ये 3 नाम अपने को बारां के मिलते हैं। दोस्तों बारां नाम कैसे पड़ा? 14वीं 15वीं शताब्दी में यहाँ पर सोलंकी राजपूतों का शासन हुआ करता था और सोलंकियों को चालुक्य भी कहते हैं। तो चालुक्य शासकों का या सोलंकी शासकों का यहाँ पर राज हुआ करता था और ये जो बारां वर्तमान में है यहाँ पर 12 गांवों का समूह था। कितने गांवों का? यहाँ पे 14वीं-15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों का, कौन से राजपूतों का? सोलंकी राजपूतों का शासन हुआ करता था और सोलंकी ही राजपूतों को अपन चालुक्य भी कहते हैं। चालुक्य शासकों का या सोलंकी राजपूतों का यहाँ पे शासन हुआ करता था और ये 12 गांवों का समूह था। कितने गांवों का? 12 गांवों का समूह। और 12 गांवों का समूह होने के कारण इसको नाम दिया गया बारां। ठीक है दोस्तों, कई जगह ये भी मिलता है कि यहाँ पे 12 तालाब हुआ करते थे और उन तालाबों की जगह गांव बसाए गए और उन गांवों के समूह को बारां कहा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 14वीं-15वीं शताब्दी में यहाँ सोलंकी राजपूतों या चालुक्य राजपूतों का यहाँ पे शासन था और यहाँ पे 12 गांवों का समूह था और उस 12 गांवों के समूह को नाम दिया गया बारां। दोस्तों बारां जो डिस्ट्रिक्ट बना, बारां जो जिला बना वो कोटा से पृथक करके बनाया गया था। ठीक है, तो बारां का जो जिला बनाया गया वो कोटा से पृथक करके बनाया गया और ये स्वतंत्र जिला बना 10 अप्रैल 1991 ईस्वी में, यानी कि 10 अप्रैल 1991 में यहाँ बारां स्वतंत्र जिला बना कोटा से अलग होकर। बारां के साथ साथ 2 अन्य और जिले बने थे। उसमें पहला था दौसा, एक था बारां और राजसमंद। दौसा, बारां और राजसमंद, ये 3 जिले एक साथ बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 में। ठीक है दोस्तों, इसके अगर आप चाहे तो ट्रिक याद रख सकते हैं, 2 12। दोबारा बोलिए, 2 12, यानी कि 2 से दौसा, बा से बारां, रा से राजसमंद। ये 3 जो जिले बने ये बने थे 10 अप्रैल 1991 ईस्वी में बने थे दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे बारां को वराह नगरी कहते हैं। वराह नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो विष्णु को समर्पित मंदिर जो है वो बहुतायत से मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा, वराह नगरी बारां को जरूर बोलते हैं लेकिन वराह मंदिर बारां में नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वराह है मंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा जो वराह मंदिर है वो बारां में नहीं है। तो कहाँ पर है? ये पुष्कर में है। अजमेर के संबंध जब अपन ने अजमेर पढ़ा था तो अपन इसके बारे में चर्चा करी थी कि ये वही वराह मंदिर है जिसकी मूर्ति को जहांगीर ने तुड़वा कर उसको झील में फेंकवा दिया था। ठीक है, तो ये वही वराह मंदिर है। तो अगर आपसे पूछे कि वराह मंदिर कहाँ पर है तो वराह मंदिर जो है पुष्कर में है और वराह नगरी जो है वो बारां को कहते हैं। उसके अलावा हाड़ौती का पूर्वी प्रवेश द्वार, अगर आप से देखेंगे तो हाड़ौती का जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो आपको बारां लगेगा। और मसाला नगरी, यहाँ पर मसाला बहुत साइड से होता है। मसालों में सारा मसाला नहीं, लेकिन बात करें धनिया, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च वगैरह जो गरम मसाले की चीज़ें हैं या धनिया जो है ये सर्वाधिक बारां के अंदर होता है, इसलिए इसको कौन सी नगरी कहते हैं? मसाला नगरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो वो अपना बारां का कुछ सामान्य परिचय। अब आगे देखते हैं अपन बारां की कुछ नदियाँ। बारां के कुछ विशेष नदियाँ के बारे में अपन बात करें तो पहली नदी जिसके बारे में अपन बात करें जो बारां की जीवन रेखा कहलाती है और वो नदी है परवण नदी। कौन सी नदी दोस्तों? परवण नदी। अपन बात कर रहे थे नदियों की। ठीक है दोस्तों, तो नदियों की बात कर रहे थे और नदियों में बात कर रहे थे अपन परवण नदी की। ये जो परवण नदी है ये बारां की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? बारां की जीवन रेखा। दोस्तों इसको बारां की जीवन रेखा भी कहते हैं, बारां का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक भी इसी को
कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें पानी नहीं आता है तो बारा में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इसको शोक भी कहते हैं और परवन नदी को बारा की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि परवन नदी से एक लिफ्ट नहर निकली हुई है, परवन लिफ्ट नहर। परवन लिफ्ट नहर, ये परवन लिफ्ट नहर यहाँ सिंचाई उपलब्ध करवाती है, बारा में सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है, इसलिए इसको बारा की क्या कहते हैं, जीवन रेखा या शोक कहते हैं। चलिए आगे नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी है दोस्तों, और इसी पार्वती नदी पर एक बांध बना हुआ है, पार्वती बांध। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा आप, पार्वती बांध कहाँ पर है, ये बारा में है। उसके अलावा एक और नदी है कुन्नू। दोस्तों ये कुन्नू नदी है, इसका जो आती है ये एमपी से आती है और बारा की नदी है, जिसमें ये सहायक नदी है अपने यहाँ पे चंबल की सहायक नदी का नाम, चंबल की सहायक नदी है कुन्नू। तो यहाँ बारा जो बना हुआ है, बारा जिस नदी के किनारे है वो नदी है बाणगंगा। ध्यान में रखिएगा, ये बाणगंगा वो नहीं है जिसको ये जो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है उसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, वो वाली बाणगंगा नहीं है, ये अलग नदी है, ये बाणगंगा है। और ये इसके किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, बारा नगर बसा हुआ है। चलिए उसके बाद में ये अपने नदियों के बारे में देखा। नदियों के बाद में अपन देखते हैं यहाँ की कुछ झीलों के बारे में। झीलों के बारे में देखते हैं, झील व जिले व बांध ले लेते हैं अपन। झीलों व बांध के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो बांध है उसमें सबसे पहले ले लेते हैं अपन पार्वती बांध, देखा अपन ने पार्वती बांध। उसके बाद में देखा अपन ने इकलेरा बांध, ये भी यहीं पे है। उसके अलावा एक परियोजना है इकलेरा बांध, यहाँ पर है। उसके बाद में एक परियोजना है अहमदी परियोजना, ठीक है, ये भी बारा में है। उसके अलावा रावण की तलई, उनकी तलई, ठीक है। एक है माला की तलई, ये माला की तलई भी यहीं पर है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आती है, वो आती है सीताबाड़ी कुंड। सीताबाड़ी कुंड दोस्तों, ऐसा माना जाता था कि ये जो सीताबाड़ी कुंड है अभी वर्तमान में, कई पुराने समय में यहाँ पर लगभग 108 कुंड हुआ करते थे। प्राचीन समय में यहाँ पे कितने कुंड हुआ करते थे, 108 कुंड यहाँ पर हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। एक आती है विलास परियोजना, भी यहीं की है, विलास परियोजना, ठीक है। विलास परियोजना के बाद में अगर अपन बात करें तो एक उमेद सागर बांध, उमेद सागर बांध भी यहीं पर है दोस्तों। उसके अलावा एक और है रामगढ़ झील। दोस्तों राजस्थान में 2 झीलें हैं जो क्रेटर से निर्मित यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित मानी जाती है, जिसमें प्रथम की अपन बात करें तो पुष्कर झील है जो ज्वालामुखी से निर्मित झील है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में रामगढ़ झील है जिसको भी ज्वालामुखी से निर्मित झील माना जाता है, ज्वालामुखी से निर्मित माना जाता है। इसका साक्ष्य क्या मिलता है, इसका साक्ष्य ये मिलता है कि यहाँ रामगढ़ क्षेत्र में जितनी भी पहाड़ियाँ पाई जाती है वो सब पहाड़ियाँ तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं। कौन सी, तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ। और तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ के कारण ये माना जाता है कि ये जो झील बनी हुई है रामगढ़ झील, ये कौन सी झील है, ज्वालामुखी से निर्मित झील है दोस्तों। तस्तरीनुमा पहाड़ी का मतलब है जैसे ये पहाड़ी है ये, ठीक है, ये अपन ने पहाड़ी देखी और ये यहाँ पर ऊपर ऐसा कुछ भाग रहता है, यानी इसको बोलते हैं तस्तरीनुमा भाग, ठीक है। तो ये क्रेटर झील होती है क्योंकि जब भी ज्वालामुखी आती है यहाँ से लावा बाहर आता है और यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है और इसको बोलते हैं तस्तरीनुमा पहाड़ी, ठीक है। तो ये तस्तरीनुमा पहाड़ी यहाँ पर बनी हुई है, इस कारण माना जाता है कि ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये अपनी बातें हुई झीलों के बारे में। उसमें अपन ने अहमदी परियोजना देख ली, विलास परियोजना देख ली, एक इकलेरा बांध अपन ने देख लिया, पार्वती बांध अपन ने देख लिया, ठीक है। लिफ्ट नहर की अपन ने देख ली, एक रत्नाई परियोजना है, रत्नाई बांध या तालाब है रत्नाई बांध। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्कर झील कहाँ पर है, तो पुष्कर झील कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पर है,
अजमेर में है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्कर सागर या पुष्कर तालाब कहाँ पर है, तो पुष्कर तालाब, कौन सा दोस्तों, पुष्कर तालाब या पुष्कर सागर, ये है बारां में। कहाँ पर है दोस्तों, बारां में। इसके अलावा नौलखा तालाब, नौलखा तालाब, ये जो नौलखा तालाब है ये भी कहाँ पर है, ये भी बारां में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे झीलें और बांध के संदर्भ में कि सीताबाड़ी कुंड कहाँ पर है, विलास परियोजना, उम्मेद परियोजना, इकलेरा परियोजना, ठीक है, उसके बाद में परवंड लिफ्ट नहर, पुष्कर तालाब, नौलखा तालाब, ठीक है, ये सब कहाँ पर स्थित हैं, बारां में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं बारां में वन्य जीवों के बारे में। ठीक है दोस्तों, बारां के वन्य जीवों के बारे में अपन बात करेंगे। तो बात करते हैं वन्य जीव के बारे में। दोस्तों बारां में एक बहुत ही प्रसिद्ध अभयारण्य है शेरगढ़ अभयारण्य। कौन सा दोस्तों, शेरगढ़ अभयारण्य। ये जो शेरगढ़ अभयारण्य है दोस्तों, ये बारां में स्थित है। दोस्तों शेरगढ़ अभयारण्य जो है वो 30 जुलाई 1983 को इसको अभयारण्य घोषित किया गया। किसको, शेरगढ़ अभयारण्य को। दोस्तों ध्यान में रखिएगा 30 जुलाई 1983 को शेरगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, किस नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहीं पर एक शेरगढ़ किला भी स्थित है, शेरगढ़ किला, जिसको बोलते हैं कोषवर्धन, कोषवर्धन या फिर वर्धन। ठीक है, वर्धन किला। तो ये सब कहाँ पर है, ये सब शेरगढ़ अभयारण्य के अंदर है, बारां में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा बारां में एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों। उस आखेट निषिद्ध क्षेत्र का नाम है सोरसन। सोरसन का नाम सुना होगा आपने, अपन ने पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। सोरसन जो है वो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, और ये गोडावन, गोडावन पक्षी की, गोडावन पक्षी के संरक्षण के लिए ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में यहाँ पर गोडावन जो पक्षी है वो लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ये लुप्त हैं यहाँ से। वर्तमान में आपको सोरसन में गोडावन देखने को नहीं मिलेंगे। वर्तमान में सोरसन में ये लुप्त प्रजाति में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में बारां की अपन बात करें तो यहाँ पर एक बकरी के लिए बारां बहुत प्रसिद्ध है, जमनापुरी। जमनापुरी बकरी की नस्ल है, बकरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों अपन ने देखा कि शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ये बारां में स्थित है। 30 जुलाई 1983 को इसको अभयारण्य घोषित किया गया, परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद में शेरगढ़ किला जो है उसको कोषवर्धन दुर्ग या वर्धन दुर्ग कहते हैं, जो बारां में है। शेरगढ़ को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शेरगढ़ 2-3 जगह मिलता है। एक शेरगढ़ जो दुर्ग है वो धौलपुर में भी है, एक शेरगढ़ आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जो जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शेरगढ़ का किला कोषवर्धन दुर्ग अगर आपको पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, बारां। और शेरगढ़ आखेट निषिद्ध क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो जोधपुर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों आपको पता होगा कि जो बारां जब कोटा से अलग हुआ था, जब अपना राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस वक्त जो वन विभाग मिला, कौन सा विभाग, वन विभाग, वो वन विभाग उस समय कोटा जिले को मिला। किस जिले को, कोटा जिले को। उसका कारण ये था कि राजस्थान में ये जो बारां कोटा का जो क्षेत्र था ये वन क्षेत्र के सबसे ज़्यादा था, वन क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, तो उसके बाद में इसको कोटा मिला, बारां यहाँ से अलग हो गया। आज भी बारां उदयपुर और करौली के बाद में, किसके बाद में, उदयपुर और करौली के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी जिले का वन क्षेत्र है तो तीसरे नंबर पे आता है बारां। ठीक है दोस्तों, यानी कि उदयपुर और करौली के बाद में सर्वाधिक वन क्षेत्र बारां जिले के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन चलते हैं बारां की कृषि के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा, बारां को जो है वो मसाला नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। बात कर रहे थे अपन कृषि की।
दोस्तों जो नॉर्मल कपास, लहसुन वगैरह जो चीज़ें हैं ये होती हैं। उसके अलावा धनिया उत्पादन में 12 प्रथम है, ठीक है, इसलिए भी इसको मसाला नगरी कहते हैं। दूसरी चीज़, जो भी तेज़ पत्ते वगैरह, लौंग हो गए वगैरह हो गए, जितने भी गरम मसाला के जितने भी आइटम बनते हैं उनमें 12 जो है वो प्रथम स्थान रखता है। इसमें धनिया हो गया, उसके अलावा सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया। धनिया के बारे में पूछा जाए कि कौन सी तहसील में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो शाहाबाद में होता है दोस्तों, याद ध्यान रखिएगा आप, शाहाबाद, ठीक है दोस्तों। ये हुई अपनी मोटी मोटी कृषि की बात, ठीक है। उसके बाद में अपन लेते हैं कृषि के बाद में इसके हस्तशिल्प या उद्योग के बारे में कोई विशेष है नहीं, उसके हस्तशिल्प के बारे में अपन बात कर लेते हैं। हस्तशिल्प दोस्तों, एक जगह का नाम है बारा में मांगरोल। ये जो मांगरोल है दोस्तों, ये खादी वस्त्रों के लिए, यहाँ पे खादी वस्त्रों का काम किया जाता है, खादी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में उसके अलावा बात कर ले अपन, ये वस्त्रों की रंगाई बुनाई के लिए भी प्रसिद्ध है, रंगाई छपाई के लिए, वस्त्रों की रंगाई छपाई। उसके अलावा हथकरघे से निर्मित साड़ियाँ, हथकरघे से निर्मित जो साड़ियाँ हैं वो भी कहाँ बनाई जाती है दोस्तों, बारा में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी शिल्प की बात। बाकी उद्योग में बारा कोई विशेष खास है नहीं। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं बारा के कुछ सांस्कृतिक महत्व, यानी कि मेले, मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में, ठीक है। तो बारा के अपन संस्कृति पे आ जाते हैं या मेलों पे आ जाते हैं, ठीक है, या मंदिरों पे आ जाते हैं। चलिए बारा का सबसे पहले अपन देखते हैं, बारा में एक जगह का नाम है सोरसन। अभी जस्ट अपन ने बात करी है इसके बारे में, सोरसन। दोस्तों ये सोरसन जो है, यहाँ पर एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम है ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का मंदिर, ठीक है दोस्तों। ब्राह्मणी माता का मंदिर है, ये संसार में एकमात्र ऐसा मंदिर है, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी पीठ की पूजा होती है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर पीठ की पूजा होती है। श्रृंगार भी किसका होता है, पीठ का होता है, ठीक है, श्रृंगार भी पीठ का होता है। और जो भोग लगाया जाता है वो भोग भी किस पे लगाया जाता है दोस्तों, पीठ पर लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता का संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी पीठ की पूजा होती है, श्रृंगार भी पीठ का होता है। तो जो भोग लगाया जाता है दोस्तों, वो भोग भी कहाँ पर लगाया जाता है, पीठ पर लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सोरसन ब्राह्मणी माता के मंदिर के बारे में अपन ने बात कर ली। उसके बाद में बात करेंगे एक यहाँ पर सीताबाड़ी के नाम से एक स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है, सीताबाड़ी। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने सीता माता को गृह त्याग दिया, यानी गृह से उनको त्याग कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया या उनको भेज दिया, तब श्री लक्ष्मण द्वारा उनको इस क्षेत्र में छोड़ के गए थे। श्री लक्ष्मण कौन से क्षेत्र में, सीताबाड़ी क्षेत्र में उनको छोड़ के गए थे। और ऐसा माना जाता है कि यहीं पे उन्होंने अपना अज्ञातवास का जो समय था वो यहीं पे उन्होंने व्यतीत किया। और ऐसी मान्यता, एक मान्यता ये मिलती है कि सीता माता ने यहाँ अपना अज्ञातवास व्यतीत नहीं किया, जबकि प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है सीता माता अभ्यारण्य, वहाँ पे वाल्मीकि मंदिर भी बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे सीता माता ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। तो ये किंवदंतियाँ हैं, चलो देख लेते हैं। सीताबाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर प्राचीन समय में 108 कुंड हुआ करते थे, जैसा कि अपन ने भी बात करी, 108 कुंड यहाँ पर हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पर सीता माता का मेला लगता है, सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला यहाँ पर लगता है। ये लगता है दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान में रखेंगे कि सीताबाड़ी मेला जो है वो कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। एक मेला यहाँ पे लगता है कपिलधारा मेला, कपिलधारा मेला। दोस्तों ये जो कपिलधारा मेला है ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है दोस्तों, कार्तिक
पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है और यही वो मेला है जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा? मोस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पिकअप हो सकता है। आप ध्यान में रखिएगा कि सीता माता जो सहरिया जनजाति है उसका कुंभ किस मेले को कहते हैं? कपिलधारा मेला को। और कहाँ लगता है? बारां में लगता है। दोस्तों बारां ऐसा जिला है जो सहरिया बाहुल्य जिला है। ठीक है, बारां की दो तहसीलें, एक तहसील का नाम है शाहबाद और एक का नाम है किशनगंज। ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ अजमेर में है, ये किशनगंज है जो बारां में है। ये दोनों जो तहसीलें हैं ये सहरिया बाहुल्य है, सहरिया यहाँ पर सर्वाधिक हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो सहरिया बारां की कौन सी दो तहसीलें हैं जहाँ पे सहरिया सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं? तो वो है शाहबाद और किशनगंज। तो दोस्तों अपन ने देखा कि यहाँ पे दो मेले अपन ने देखा, एक तो सोरसन बारां के लिए जहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है। उसके बाद में सीताबाड़ी के लिए अपन ने देखा कि यहाँ पे 108 कुंडों का समूह हुआ करता था। यहाँ पे सीताबाड़ी का जो मेला है वो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कपिलधारा मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सहरिया जनजाति का इसको कुंभ कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ और, कपिलधारा से आप कन्फ्यूज ना हो, एक मेला और आता है कपिल मुनि का मेला। ठीक है, या फिर इसको कोलायत का मेला भी कहते हैं जो बीकानेर में लगता है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, कपिल मुनि का मेला, कपिलधारा मेला, पुष्कर का मेला, ये जितने भी मेले हैं ये सब कार्तिक पूर्णिमा को ही लगते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कपिल मुनि मेला बीकानेर में लगता है, कपिलधारा मेला जो है वो बारां में लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में अपन बारां की ही एक और मेले की बात कर लेते हैं जो है बारां का डोल मेला या इसको डोल ग्यारस कहते हैं। और ग्यारस से आपको याद रखना है, ये जल जूलनी ग्यारस को लगता है, जल जूलनी ग्यारस को ये मेला लगता है दोस्तों। और ये बारां का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, बारां का सबसे बड़ा मेला, बारां का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? बारां डोल मेला है या डोल ग्यारस का मेला है। दोस्तों हाड़ौती का यानी पूरे हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती का एकमात्र जो गधा मेला है, गधों का मेला, एकमात्र गधों का मेला जो लगता है दोस्तों वो भी कहाँ लगता है? बारां में लगता है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन बारां की एक जगह, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, बहुत सी बार क्वेश्चन पिकअप हो चुका है, बंड देवरा। दोस्तों ये जो बंड देवरा है यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। कौन से मंदिर है दोस्तों? प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है और ये जो मंदिर है ये लगभग 12वीं सदी में बना हुआ है। कब बना हुआ है दोस्तों? 12वीं सदी में ये मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता था कि पुराने समय में जब ये 12वीं सदी का ये टाइम हुआ करता था, जब यहाँ पे 108 मंदिरों का समूह था। कितने मंदिरों का? 108 मंदिरों का यहाँ पर समूह था। दोस्तों ये जो मंदिर बने हुए हैं ये मंदिर खजुराहो शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर? खजुराहो शैली पर ये मंदिर पर आधारित हैं इसे। और इसी वजह से खजुराहो शैली पर आधारित होने के कारण बंड देवरा को राजस्थान का लघु भी कह सकते हैं, मिनी भी कह सकते हैं। लघु या मिनी खजुराहो कहते हैं। क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का लघु खजुराहो या मिनी खजुराहो कहाँ पर है? बारां में है। जगह का नाम बंड देवरा। ठीक है दोस्तों, हाड़ौती का तो इसको कहेंगे
हाड़ौती का खजुराहो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आगे अपन बात कर लेते हैं एक दुर्ग, शाहाबाद दुर्ग की, ठीक है दोस्तों। शाहाबाद जो दुर्ग है, इसकी जो नींव रखी वो मुकुट सिंह के द्वारा रखी गई थी, और उसके बाद में इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और यहाँ पे एक दुर्ग भी स्थित है, शाहाबाद दुर्ग। शाहाबाद दुर्ग यहाँ पर स्थित है दोस्तों। शाहाबाद दुर्ग के आसपास में कुछ 10,000 वर्ष पुराने, कितने वर्ष पुराने? 10,000 वर्ष पुराने क्या मिले हैं? एक तो कोर ब्लेड मिले हैं, कोर ब्लेड मिले हैं। उसके अलावा तीर फलक, तीर फलक, और उसके अलावा मिले हैं हंटिंग गोले, हंटिंग गोले, हंटिंग गोले जो है वो भी यहीं पर मिले हैं। तीर फलक किसे कहते हैं? जो तीर रहता है उसके जो ऊपर का जो नुकीला भाग रहता है, इसको कहते हैं तीर फलक। हंटिंग गोला है, जैसे गोला है, इसके ऊपर ऐसे हंटिंग के कुछ बने हुए होते हैं, और इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? हंटिंग गोला कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जो शाहाबाद है ये बहुत ही समृद्ध नगर हुआ करता था, समृद्ध नगर ये हुआ करता था। जब ये कोटा रियासत बनी थी उस समय भी ऐसा माना जाता था कि कोटा रियासत से भी ज़्यादा जो समृद्ध नगर था वो कौन सा था? शाहाबाद था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने शाहाबाद के बारे में एक चीज़ देखी। शाहाबाद के बारे में एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर शाहाबाद के किले में एक 19 फीट की एक बाण रखी, तोप रखी हुई है। 19 फीट की तोप यहाँ पर रखी हुई है, जिसको बोलते हैं नवल वान। नवल वान तोप के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी कहाँ पे स्थित है? शाहाबाद में स्थित है, शाहाबाद दुर्ग के अंदर स्थित है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन कोटा के कुछ और नवीन तथ्यों के बारे में। दोस्तों कोटा बारां जिले में, बारां की अपन बात कर रहे थे, बारां जिले में राजस्थान का पहला प्राकृतिक गैस पर आधारित, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निगम, राजस्थान का पहला प्राकृतिक गैस पर आधारित जो विद्युत निगम है, ताप विद्युत निगम इसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय है ये। राजस्थान का प्राकृतिक गैस पर आधारित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो है वो कहाँ पर है? बारां में है। उसके अलावा बात करते हैं बारां की एक जगह है जिसका नाम है छबड़ा, और ये छबड़ा प्रसिद्ध है, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट कह गया, सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है दोस्तों। ये एक बिजली का पावर प्लांट है, और यहाँ पर 2320 मेगावाट यानी कि 2320 मेगावाट का बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर 6 इकाइयाँ हो चुकी है वर्तमान में, और 6 में से पाँचवीं और छठवीं जो इकाई है उसका जो शिलान्यास है वो दोनों जो इकाइयाँ हैं वो 660 मेगावाट की है, 660 ये और 660 ये, दोनों 660 मेगावाट की परियोजनाएं हैं। और 30 जून 2019 को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इनका लोकार्पण किया गया है। छबड़ा सुपर थर्मल पावर की 2 इकाइयों का, 5वीं इकाई और 6वीं इकाई का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। चलिए उसके अलावा अपन बात करते हैं अंता के अंदर। अंता एक बारां की जगह का नाम है अंता। यहाँ पर 1030 वाट का, 1030 मेगावाट का एक प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है, वो एनटीपीसी के द्वारा ये लगाई जाएगी। फिलहाल में बनी नहीं है, निर्माणाधीन है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी यहाँ पे एक परियोजना निर्माणाधीन है। 1030 मेगावाट का यहाँ पे बिजली संयंत्र लगाने की, जो कहाँ पर? अंता के अंदर। तो दोस्तों ये था अपना बारां से रिलेटेड
और भी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण लगते हैं और आपको लगता है कि ये प्रश्न पहली परीक्षा में आए हुए हैं, उनको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। और 12 से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट जिले में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।